वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करता है कंडक्टेंस टॉपिक, ठीक है। तो आज मैं चलिए आप लोगों को बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं उनसे इंट्रो कराता हूँ। हो सकता है पहले मिल चुके हो उनसे, पर आज मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला टर्म आता है हमारा कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स आप लोग पढ़ के आए होंगे 10th में भी 11th में भी। कंडक्टर्स वो होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे तो हम लोग ये लिख सकते हैं अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं। तो आप लोग एक चीज देखिए, कंडक्टर्स को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगेन कंडक्टर्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज मेटेलिक कंडक्टर्स एंड वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है, कंडक्टिविटी जनरेट होती है, वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उनके वजह से कंडक्टिविटी जनरेट होती है मेटेलिक कंडक्टर्स में। बहुत सारे नॉन मेटल्स भी है लाइक ग्रेफाइट, वो भी कंडक्टिविटी शो करता है क्योंकि वहां पर भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर्स की। जैसे हम लोग कॉपर ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, वहां पे क्या होता है, कंडक्टिविटी जनरेट होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो यहाँ पे फिनोमेना कुछ अलग होती है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग डिसॉल्व करते हैं कोई भी सॉल्वेंट में, तो वहां जो इलेक्ट्रिसिटी और वहां जो कंडक्टिविटी जनरेट होती है वो होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पे आयंस की वजह से जनरेशन होती है, कंडक्टिविटी जनरेट होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। इनके बीच का एक डिफरेंस है, वो अभी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताऊंगा आपको। तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स तो क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है। पढ़ के आए होंगे आप लोग। तो इलेक्ट्रोलाइट्स तीन तरीके का है, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो जब हम लोग इन तीनों को जब वाटर में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे कंडक्टिविटी जनरेट होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स को भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में, किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं, NaOH बोल सकते हैं, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं कि हमारा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता वाटर में, वो हम वीक में डाल देते हैं कि वो सब वीक में आते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। और इसमें मैंने आप लोग को इक्विलिब्रियम पे पढ़ाया था कि ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो हमारा होता है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉलो होता है। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या करता है, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का आप लोगों को पता है ना कि जब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जीरो की तरफ लेके चले जाएं कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारा अल्फा इंफिनिटी हो जाता है। इंफिनिटी मतलब मैक्सिमम इक्वल्स टू 1। अल्फा की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। मतलब जब तुम बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर देते हो तो हमारा वहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। अगर पूरा तुम डाइल्यूशन कर देते हो, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच कर देते हो जीरो की तरफ, ठीक है। तो वो बात हम लोग अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन है कंडक्टर्स का। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं इनको, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाते हैं, ठीक है। और हमारा वैसे ही यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को तुम कितना भी डिसॉल्व कर दो एक्वस स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं ग्लूकोज हम लोग बोल सकते हैं, शुगर भी बोल सकते हैं, ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। यहाँ पे क्या होता है फिनोमेना, जब इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व करते हो, मैं बता रहा हूँ इनके केस में एक्वस और मोल्टेन स्टेट में जब तुम डिसॉल्व करोगे तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता आयंस का, आयंस जनरेट भी नहीं होते हैं, बहुत कम। ग्लूकोज और शुगर को तुम डिसॉल्व करोगे वहाँ पे वाटर में, ठीक है। ये पूरा टर्म आता है। अब मैं बात करता हूँ इसके वजह से जो कंडक्टिविटी जनरेट होती है उसको हम लोग मेटेलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी और कंडक्शन। और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी जनरेट होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बोलते हैं।
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इन दोनों का डिफरेंस है कुछ, चलो वो देख लेते हैं। इन दोनों का क्या डिफरेंस है, चलो वो देख लेते हैं। पूरा हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। छोटे छोटे टर्म्स से आप लोगों को पता ही होगा, पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंट्रो बनता है तो वो मैं दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और मेटेलिक कंडक्शन के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो इन दोनों का डिफरेंस है, चलो वो देख लेते हैं। मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। आज मैं पूरे लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट ही दूंगा, अगले बार से मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। आज पहले हम लोग इंट्रो पार्ट देख लेते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन अपने थर्ड ईयर में था तो वहां पे एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन एंड द मेटेलिक कंडक्शन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो पहले बता देता हूँ, बाद में फिर छोटे छोटे डिफरेंस की बात कर लेते हैं। और देखो, थर्ड ईयर में थे, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत लोग थे वहाँ पे, उनको नहीं पता था ये टॉपिक, मतलब बेसिक डिफरेंस नहीं पता था जो कि होता है, वो बता देता हूँ। देखो, इसकी जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्शन, जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो घटती है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है घटती है, बट अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे इधर वाले केस में तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये बेसिक डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो चलो देखते हैं। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस क्या है, पता है रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है इन द फ्लो ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सपोज करो तुम जब आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, जब तुम किसी गोल को अपने अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हो लाइफ में, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं लाइफ में, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बट तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तो वो जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुम्हारी लाइफ में, जो हर्डल्स है वही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस वही है। तो तुम्हारी लाइफ के जो हर्डल्स है, तुम्हारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, वो हर्डल्स है, वही रेजिस्टेंस है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो उसके पाथ में भी बहुत सारे, उन्हें रोकने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसे ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा वो है। तो जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो मेटेलिक कंडक्शन के केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है रेजिस्टेंस? क्योंकि देखो, जब हम लोग का कोई भी मेटल है सपोज करो, तो वहां पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, कर्नल्स यहाँ पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे कर्नल्स ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लगेगा। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे उनके बीच में हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कर्नल्स का वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे फ्री, इसीलिए कंडक्टिविटी घटती है, ठीक है। इसके पीछे का ये रीजन है कि कर्नल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अब देखो, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे घटेगा, क्योंकि देखो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, आयंस होते हैं। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे, बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, रेजिस्टेंस घट गया है, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, बट इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्शन टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी घटेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसका। अगर तुम ये बता दिए तो तुमसे इंटरव्यूअर कुछ आगे नहीं पूछेगा। इन दोनों का डिफरेंस, अगेन अनदर डिफरेंस आता है कि यहाँ जो कंडक्टिविटी जनरेट होती है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और यहाँ पे जो कंडक्टिविटी जनरेट होती है वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से जनरेट होती है। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास होता है, आयंस टूटते हैं, आयंस नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स टूटते हैं आयंस में, तो केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ पे। बट यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। चलो कुछ फैक्टर्स आते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की कंडक्टिविटी को रोकते हैं। तो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या फैक्टर्स है, चलो वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिपेंड करता है। तो चलो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला आता है हमारा इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट इंटरेक्शन भी बोला जाता है। देखो यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो जितना आयंस के बीच में इंटर अट्रैक्शन होगा उतना ही वो फ्री मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मान लो दो आयंस से ए और बी, अगर इनके बीच में ज्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा। तो ये समझ लो, इनको हम लोग सॉल्यूट इंटरेक्शन भी बोलते हैं, सॉल्यूट इंटरेक्शन। देखो लार्जर द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन लिख लेना आप लोग, उतना ही कम हमारा लेस विल बी द कंडक्टिविटी उतना ही कम होगा। समझ रहे हो, आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, कंडक्टिविटी कम होगी। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है जिसको हम लोग सॉल्वेंट इंटरेक्शन बोलते हैं। अगर सॉल्वेशन, देखो सॉल्वेंट इंटरेक्शन समझ लो, टर्म से समझा करो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब समझ रहे हो, आयंस और जो वाटर मॉलिक्यूल है या कोई भी सॉल्वेंट ले लियो, उनके बीच का इंटरेक्शन, सॉल्यूट आयन, सॉल्वेंट वाटर या कुछ भी, उनके बीच का इंटरेक्शन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, आयंस उतने फ्री मूव नहीं करेंगे, इनके बीच का जितना इंटरेक्शन होगा। तो वही टर्म आएगा, लार्जर द सॉल्वेंट इंटरेक्शन लेस विल बी द कंडक्टिविटी। ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा एकदम अच्छे से, नोट कर लीजिएगा। थर्ड टर्म आता है हमारा विस्कोसिटी हमारा थर्ड टर्म आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्कोसिटी यहाँ पे है। आप लोग जानते होंगे विस्कोसिटी क्या होता है। तो अगर विस्कोसिटी को अगर इस इंटरेक्शन में अगर डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये मैं इसलिए बोल रहा था कि आपको अच्छे से याद रहे, इतना मत याद कीजिएगा। सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। समझ रहे हो उसका टर्म क्या बोलना चाह रहा हूँ। सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब देखो, अगर मान लो वाटर मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में ही इंटरेक्शन। जैसे मान लो ऑयल है हमारा, तो ऑयल मोर विस्कस होता है वाटर से, क्योंकि इनके बीच में जो ऑयल के जो है, ऑयल का जो भी मतलब पार्टिकल्स वगैरह जो भी है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। तो वही है कि विस्कोसिटी तुम्हारी जितनी ज्यादा होगी उतना आयंस मूव नहीं कर पाएंगे। इट क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ आयंस। तो वही यहाँ पर भी वही लिखना होगा, लार्जर द विस्कोसिटी लेस विल बी द कंडक्टिविटी। ठीक है, लेस विल बी द कंडक्टिविटी। देखो तीनों एक ही जैसे चल रहे हैं कि जितना ज्यादा तुम्हारा इंटरेक्शन होगा उतनी कम कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं। एक आखिरी पॉइंट आता है टेम्परेचर, जो इन तीनों को खत्म कर देता है। टेम्परेचर जो आता है, देखो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा, सारे इंटरेक्शंस खत्म हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे, आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी वहां पे कम हो जाता है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी कम हो जाता है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी कम हो जाता है। तो एक केस आता है जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो 4 फैक्टर्स है जिसपे हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन चलता है। टेम्परेचर का रोल बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नोट करना है तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव कर रहा हूँ, देखना है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं और कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सबकी फॉर्मूला देख लेते हैं।
कल जो मैंने न्यूमेरिकल दिया था आप लोग नहीं किए हैं, मैं एक दिन का और आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल अपने खुद कीजिए, खुद वैल्यू निकाल के मैंने हिंट दे दी थी, मैं अभी आज वो नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद, मैं आप लोग का वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग जरूर उसको बताइएगा। चलिए मैं देख लेता हूँ वीडियो फ्रेम हो रहा है कि नहीं। वीडियो फ्रेम हो रहा है, टाइम भी है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो देखो अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस, अभी मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। ओम्स लॉ आप लोगों को पता होगा, पढ़ के आए होंगे फिजिक्स में। ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, अगर अभी तुम हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे तो V इक्वल्स टू IR हो जाता है, R आता है वहां पे, ठीक है। V इक्वल्स टू IR गिवन बाय ओम्स, ठीक है। तो जब तुम कोई, देखो मैं एक चीज बताऊंगा, जब तुम कोई ओम्स लॉ का तुमसे कोई पूछ लेता है तो तुम क्या करना कि ओम्स लॉ का जो पूरा लॉ है पूरा मतलब ऐसे ही बताने का कोशिश करना, अपने लैंग्वेज में मत बोलना, क्योंकि ये लॉ है तो इसको तुम पूरा कॉपी करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये हमारा आता V इक्वल्स टू IR, जहाँ पे क्या होता है V की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो V है हमारा यहाँ पे, इसकी यूनिट वोल्ट में होती है, V से डिनोट करते हैं, I एम्पेयर से करते हैं और R हमारा ओम से करते हैं, ओम का ये सिंबल है, ठीक है। ओम को इसे आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे, तभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो बात यहाँ पे आती है, ओम्स लॉ हमारा खत्म होता है, रेजिस्टेंस की बात मैं कर लिया हूँ। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब तुम इसकी ये हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी साइन तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, इसको रो से बोला जाता है, रो बोला जाता है इसको, ठीक है। R इक्वल्स टू रो L बाई ए, जब रो को तुम इधर लेके जाओगे तो R इंटू ए हो जाता है इंटू L। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो तुम, देखो डिफाइन करने का क्या तरीका है, जब लेंथ हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाए कंडक्टर का, एरिया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए कंडक्टर का, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर्स इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो तुम ये बोल सकते हो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर्स व्हेन लेंथ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है तो वो हमारा रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यूनिट देख लेते हैं, तो यूनिट देखो, खुद यूनिट बनाने का ट्राई किया करो। R इक्वल्स टू कितना होता है ओम, इसका क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, और नीचे हमारे लेंथ है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो तो ओम सेंटीमीटर, ये हमारा होता है यूनिट रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी की यूनिट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक टर्म आता है कंडक्टेंस, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फॉर्मूला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का 1 बाई R इक्वल्स टू G। देखो याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। G इक्वल्स टू 1 बाई R, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट जब इसकी देखेंगे तो ओम इनवर्स यूनिट होगी हमारी, या तुम इसको ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हो, साइमन S से रिप्रेजेंट करते हैं, साइमन भी बोलते हो जो कि S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई R, जैसे हमारा कंडक्टेंस होता है वैसे ही हमारी कंडक्टिविटी भी होती है, और तुम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, कंडक्टिविटी बोल लो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल लो। तो ये हमारा रेसिप्रोकल होता है, किसका होगा बताओ, जैसे हमारा रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का G इक्वल्स टू 1 बाई R होता है, ठीक वैसे ही कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी का 1 बाई रो। ये हमारा कंडक्टिविटी होता है, इसको कपा से डिनोट करते हैं, इसको इस सिंबल को हम लोग कपा बोलते हैं, कपा इक्वल्स टू 1 बाई रो, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा थोड़ा, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं इधर, चलो। कप्पा को तुम लिखो 1 बाई रो को तुम क्या लिख सकते हो, रो को R इंटू ए बाई एल लिख सकते हो, ठीक है। R इंटू ए बाई एल लिख सकते हो। अब तुम देखो R की यूनिट कितनी थी, R की ओम थी, लेंथ की सेंटीमीटर है और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर इधर कट गया, तो हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को तुम साइमन भी लिख सकते हो, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एसआई यूनिट की बात करो तो एसआई यूनिट में हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ये यूनिट होती है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना। तो ये पूरा टर्म है जो कंडक्टेंस में हमें पढ़ना है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट की भी बात आती है, ये L/A जो है हमारा सेल कांस्टेंट है। चलो एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू, देखो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/R मतलब कंडक्टेंस, ठीक है, इनटू L/A हमारा सेल कांस्टेंट होता है, L/A सेल कांस्टेंट होता है, बात करूंगा अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में। तो ये रिलेशन होता है, इसको मैं याद करने का आपको ट्रिक बता दूंगा, बट अभी आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, ट्रिक पे मत भागिए। तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर न्यूमेरिकल में लगता है। तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, जितने भी बेसिक टर्म्स है मैंने आज आपको बता दिए हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सब पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।